हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। सब बढ़िया है? ठीक है, कुछ बातों के जवाब दे दीजिए, फिर चलते हैं आगे कि नया जो मैं टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये बताओ कि जो शुष्क मरुस्थल है वहां पर औसत वर्षा कितनी बताई अपन ने? 0 से 25 बताई। और जो अर्धशुष्क है उसमें राजस्थान को दो असमान भागों में बांटने वाला स्थल या स्थल खंड अरावली। जब आपसे भूखंड पूछे, स्थल खंड पूछेगा, क्या बताओगे? अरावली। और अगर आपसे पूछेगा वर्षा रेखा तो 50, और मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर आपका जो है बांट रहा है। फिर हमने एक बात और की थी कि राजस्थान के अंदर जो है हमारा एक लोक नृत्य है या राज्य नृत्य हमारा है, वो कौन सा है? केसरिया बालम, घूमर। घूमर हमारा क्या है? लोक नृत्य है। फिर ये बताओ मुझे आप कि जो केसरिया बालम आप कह रहे हैं वो क्या है? वो लोकगीत है, हमारा राज्य गीत है। पहली बार किसने गाया और विश्व स्तर पर पहचान किसने दिलाई? जिला भाई ने। एक बात ये बताओ कि जो हमारा पड़ोसी एमपी है उससे सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? झालावाड़, है ना? कितनी बनाता है? 520। और गुजरात से सबसे कम कौन बनाता है? बाड़मेर। कितना? 14 किलोमीटर बनाता है बाड़मेर। किससे बनाता है? गुजरात से। तो हमने देखा था कि सर्वाधिक और आपका जो है न्यूनतम जो अंतर्राज्यीय सीमा है उनके बारे में पढ़ा था कि झालावाड़ ज्यादा बनाता है, आपका जो बाड़मेर वो बनाता है कम। अब ये बताओ फतेहाबाद किस राज्य का जिला है? किसका है? और महेंद्रगढ़, राजगढ़। अच्छा ठीक है, ये बताओ आप लोग मुझे कि जो आपका पड़ोसी राज्य गुजरात है वहां पे कुछ जिलों के नाम नदियों के नाम पे थे जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में टच हो रहे हैं। जिले कौन कौन से थे? बनासकांठा, साबरकांठा और माही सागर। ये तीनों के नाम किस पे थे? नदियों के नाम पे थे। और ये तीनों नदियां कहां जाती? कहां से? राजस्थान से। कहां जाती है? राजस्थान से होते हुए आपकी जाती है कहां पे साथियों? गुजरात। एक और बात मुझे बताओ, यहाँ पे आप अरावली का जो आधार तल है वो कहां है? अरब सागर में मिनिकोय द्वीप के निकट है। और जो अपना जो शुरुआत हो रही है स्थल पे वो कहां से हो रही है? पालनपुर गुजरात। राजस्थान में, और राजस्थान में अंतिम बिंदु खेतड़ी कहां आ रहा है? नीम का थाना में। सबसे जो कम विस्तार अगर हम देखें अरावली का किस भाग में? अजमेर वाले क्षेत्र में। निम्न बिंदु अरावली का कौन सा हो जाएगा? पुष्कर घाटी। सबसे ऊंचा पॉइंट कितना ऊंचा है? टोड ने इसमें क्या बोला? संतों का शिखर और हिंदुओं का ओलंपस पर्वत। ये जो ग्रुप बैठा हुआ है बताएगा साथियों कि ओलंपस पर्वत कहां आता है? बताएं। ग्रीस या यूनान जिसे हम कहते हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कुछ बातें अपन ने जो है पढ़ी थी, उसकी हमने थोड़ा सा इसका किया है रिवीजन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा बिंदु आ रहा है वो आ रहा है जलवायु। क्या आ रहा है दोस्तों? जलवायु। अब जलवायु बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका बिंदु है। यहां से कम 2 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। कितने? 2 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। हम दोनों क्वेश्चन हम जो है सही करके आएंगे अगर हम इसको ढंग से समझ लेते हैं तो। ये गारंटी है ना? क्योंकि ज्यादा कोई टफ काम नहीं है। ज्योग्राफी को हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? वो जो हो रहा है वो आपको दिख रहा है, जो हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। जलवायु क्या है? हम कहते साहब हमारे पास जो है सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है। तो क्या राजस्थान में तीनों मिलती है नहीं मिलती है? मिलती है साहब। और तीनों में जो गतिविधियां हो रही है वही हमको पढ़नी है, वही हमारे एग्जाम में आएगी। चलते अपन शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं इस शब्द को पढ़ा है, इसके बारे में पढ़ा है छोटी कक्षाओं से। एक शब्द यहाँ पे है जलवायु। क्या है? जलवायु। एक में शब्द आपके सामने और इसमें ऐड करता हूं ताकि कुछ बातें क्लियर हो जाए यहीं पे। ऋतु। एक आपकी है, शब्द का नाम है मौसम। क्या है? मौसम। अब मुझे आप ये बताओ, यदि हमसे ये प्रश्न पूछ ले, ये तीनों ऑप्शन देके कि इन तीनों में से
समय अवधि के आधार पर, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कौन है? मौसम। बड़ा कौन है? चलो, मौसम छोटा है किस आधार पे कह रहे हो? अल्पकालीन है, दिन प्रतिदिन बदल सकता है, ठीक है। हाँ, और एक लास्ट जो साथी है वो बोलेंगे कुछ, हाँ बता रहे, बताओ। भरोसा नहीं है, किसका भरोसा नहीं है? मौसम का भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है मौसम का भरोसा? चलो, हाँ अब आ जाओ, वापस आ जाओ। तुम थोड़े बाहर चले गए थे क्लास के बाद, वापस क्लास में आ जाओ। आपने कहा कि सबसे छोटी जो अवधि है वो मौसम की, बिल्कुल सही बात है। मौसम जो है वो परिवर्तनशील है। कह रहा भाई भरोसा नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, भरोसा नहीं है। अब भरोसा क्यों नहीं है? इसमें जो परिवर्तन है वो तत्काल हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे मान लो अगर आपने आज का दिन देखा हो, तो आज के दिन में क्या हुआ? धूप निकली साहब, निकली थी। क्या हमें ये लग रहा था कि आज धूप निकलेगी? नहीं लग रहा था, क्योंकि हम जब बादलों को देखते हैं तो हमको लगता है सब बारिश आएगी। जैसा 2 दिन से हो रहा था, तो हमें लग रहा था कि सब आज भी क्या होगा? बारिश आएगी। लेकिन आज तो क्या हुआ? अचानक से क्या निकल गई? धूप निकल गई साहब। अब क्या लगता है कल क्या होगा? हम अनुमान नहीं लगा पा रहे, क्योंकि आप देखना, अब आपको सर आजकल तो गूगल आ गया सर, हम डालें कल की रिपोर्ट आ जाएगी। पर क्या वो 100% सत्य होती है? क्या वो अनुमानित है? कई बार लिखते हैं 100% वर्षा, एक बूंद नहीं गिरती है। ये होता है नहीं होता है? अब ऐसा क्यों हो रहा है कि वो लिख रहे हैं 100% वर्षा और वो आपका काम नहीं हो रहा? उसका रीजन ये है कि जैसे मान लो ये कोई आपका एक क्षेत्र है, एक टारगेट मान लो, ये स्थान है जहां तुम बैठे हो, ये स्थान है, ठीक है। अब यहाँ पे वो अनुमान लगा रहे हैं कि यहां से जो है पवने वो आपकी आ रही है, तो क्या हो रहा है? यहां से वो यहां आएगी, तो यहां पे हो सकता है कि जो बारिश यहां हो रही है वो बारिश यहां भी हो। अब मान लो ये आ तो आ रही थी, जब उन्होंने रिपोर्ट बनाई और 5 घंटे बाद रात को क्या हुआ? डायरेक्शन बदल गया। अब क्या होगा? वो जो रिपोर्ट थी वो क्या होगी? गलत। ये अनुमान है। क्या है ये? आपने कई बार सुना होगा कि साहब अरब सागर में तूफान आ रहा था, उसने अपना रास्ता जो है वो मोड़ लिया पाकिस्तान की ओर, इसलिए राजस्थान में बारिश जो है वो कम हुई है, जो राजस्थान है उसका बचाव हो गया। एक आया था अभी, शायद आपको ध्यान होगा, ताउते करके तूफान आया था। ऐसे कई सारे तूफान आए, तो उसमें हम देखते हैं कि मार्ग जो है वो बदल जाता है। तो ये जो आपका है ये अनुमान हो सकता है कि अगर इधर आ गया तो यहाँ पे बारिश होगी या यहाँ पे आपका तूफान आएगा, लेकिन अगर उसने डायरेक्शन चेंज कर लिया तो इसका बहुत कम प्रभाव आपको यहाँ देखने को मिलता है। समझ में आ रही बात? तो ये अनुमान जो आपके हैं वो अपन लगा रहे हैं, लेकिन वो अनुमान सही होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, मौसम जो आपका है वो परिवर्तनशील है, ये छोटी दशा है। फिर क्या होता है, अगर हम बात करें ऋतु, तो ऋतु में क्या होता है साथियों? ऋतु में एक विशेष प्रकार का जो मौसम है उसकी अधिकता मिलेगी। जैसे अभी क्या है? वर्षा ऋतु। अभी क्या है? तो किसकी संभावना दिखती है आपको ज्यादा? बारिश की या सर्दी की? बारिश की। कि बारिश कभी भी हो सकती है, हाँ या ना? तो अगर आप यहाँ देखें कि कई सारे जो लोग हैं मेरे से व्यक्ति मान लो है, जिनको मान लो लंबी दूरी पे जाना है, तो क्या करेंगे? सब व्यवस्था लेके चलेंगे, है ना? सब हम जो है रेन सूट ले लें, ताकि मान लो अचानक बारिश आए तो क्या हो, हम उसको पहन सके। जैसे उस दिन एक बार हुआ था अभी बीच में आपके साथ, है ना, ध्यान है? मैं एक दिन भीगते हुए आया था, तो उस दिन अगर वो रेन सूट नहीं होता तो शायद उस दिन अपन छुट्टी हो जाती है। हाँ, कितने खुश हो गए, बढ़िया था, क्लास ही नहीं होती, है ना? पर मैं क्या, वो आपने सुना होगा ना, वो जो मैथ्स वाले टीचर होते हैं वो कहीं से भी आ जाते हैं, तो अपन मैथ्स के नहीं, अपन ज्योग्राफी वाला कहीं से भी अपन एंट्री ले लेते हैं। तो ऋतु परिवर्तन जो है वो आप यहाँ देख रहे थे कि अचानक से, क्योंकि मुझे जब मैं निकला तो कोई बारिश की संभावना नहीं थी, लेकिन जैसे ही इस मतलब संस्था की निकट आने वाली था और 2 मिनट का रास्ता था, वहां तेज जो है बारिश आपकी हो गई। तो ये क्या था? मतलब आपने संभावना भी लगी थी कि बारिश आएगी, पर वो आ गई, ठीक है। लेकिन यहां पर अब जब बात आप कर रहे हो ऋतु की, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे आपका जो है विशेष प्रकार के मौसम की अधिकता रहेगी। अभी वर्षा ऋतु, भले बात बारिश नहीं हो रही है, पर आ सकती है बारिश, पर हमारे को कोई दिक्कत आएगी नहीं, बारिश आ जाए तो कोई दिक्कत आएगी क्या? लेकिन तुम ये दिमाग लगाओ कि दिसंबर का महीना है और भयंकर ठंड है, और अचानक से बाहर बारिश आ जाए, तो आपका ध्यान कहां जाएगा? बाहर की ओर। पढ़ने तो बनाया ही नहीं है, ध्यान कहां जाएगा? क्यों? क्योंकि आपने बताया कि सब अब ये बारिश हुई है, इससे ठंड और बढ़ जाएगी, हाँ या ना? तो हमारे लिए चिंता का विषय। तो जब आप बात करते हैं ऋतु की, तो ऋतु में
विशेष प्रकार के मौसम की अधिकता होती है। बरसात अगर हुई, अगर आप मान लो कि ऋतु वर्षा की है तो बरसात की अधिकता होगी, सर्दी है तो ठंड की अधिकता होगी, और गर्मी है तो गर्मी की आपकी जो है वो अधिकता होगी। तो ये जो मौसम है इसी से क्या बन रहा है, ऋतु बन रही है। अब ऋतु क्या कर रही है, एक चक्र में चल रही है। क्या हो रहा है, एक चक्र में चल रही है, एक साइकिल है। जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है, वर्षा ऋतु है, अब उसके बाद क्या आएगा, सर्दी। क्या आएगा, सर्दी के बाद क्या आएगा, गर्मी, वापस क्या आएगा, वर्षा, फिर वापस सर्दी, फिर वापस। क्या कभी ऐसा हुआ क्या कि आपके यहां जो है सर्दी के बाद में वर्षा ऋतु आ गई? नहीं हुआ। हमारा फिक्स है कि सर्दी के बाद में क्या आएगी, गर्मी, और गर्मी के बाद क्या आएगी, आपकी वर्षा। ये फिक्स पैटर्न है। और किसी स्थान विशेष पर अगर 30 सालों से ज्यादा, कितने, 30 वर्षों से अधिक अगर आपको यह पैटर्न मिलता है तो क्या हो जाएगा, वो वहां की जलवायु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब यहां पे 3 शब्द हमारे सामने क्लियर हो गए कि मौसम सबसे छोटा, मौसम से बना ऋतु, और ऋतुओं का ही आपका जो चक्र चल रहा है उसे क्या बन रही है, आपकी जलवायु बन रही है। अब यहां बात वापस आ गई लास्ट कहां पे, जलवायु पे। अगर आप देखेंगे तो 2 शब्द हैं। कितने शब्द हैं, 2 शब्द हैं, एक है जल और एक है वायु। अगर मैं कहूं कि जो जलवायु शब्द आपका है वो जल प्लस वायु से बना है, तो आपको यहां से दिख रहा हमारे को भी, तो क्या इसमें नया है, 2 शब्द आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, जल और वायु। अब आप दिमाग लगाओ वापस से कि साहब जल जो है वो कहां से मिलेगा आपको, जल कहां से मिलेगा, जल का सोर्स क्या आपके पास में, वर्षा। क्या है, वर्षा। आपके पास क्या है, महासागर तो दूर है, लेकिन आपके पास जो स्रोत है, मूल जो है वो क्या है, वो वर्षा है। तो वर्षा से, जल कहां से मिलेगा, वर्षा से मिलेगा। अब जो वायु है, यह वायु ठंडी भी हो सकती है और गर्म भी हो सकती है, हाँ या ना। जब गर्मी में आप देखते हो क्या होती है, वायु गर्म होती है, और जब ठंड का समय होता है तो क्या होता है साथियों, वायु ठंडी होती है। कैसे, किस पे डिपेंड कर रही है कि वायु ठंडी है या गर्म है? ये डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे, यानी कि आपका तापमान पे। किस पे कर रही है साथियों, तापमान पे। यानी हमारे पास में 2 बातें हैं, वर्षा और तापमान, वर्षा और तापमान। और एक बात समझो, एक विद्वान जिसको आप आगे पढ़ोगे, नाम है उसका कोपेन। क्या नाम है, अपन जब कोपेन का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वो एक बात ये कहता है कि कोपेन जो है उसने अपना वर्गीकरण दिया है वनस्पति के आधार पर, और वो कहता है कि किसी भी स्थान की वनस्पति का अध्ययन कर लो, ऐसा करने से आपको वहां की वर्षा और तापमान का अध्ययन स्वतः हो जाएगा। इसका अध्ययन हो जाएगा, वर्षा और तापमान का। उसकी वही बात जो है उसको मैंने उठा लिया और यहाँ पे मैं ले आया। क्या चाहिए, वर्षा और तापमान अगर हमारे पास है तो हम किसी भी स्थान की जलवायु का पता लगा सकते हैं। कैसे, समझो। 2 लेते हैं कंडीशन। पहली कंडीशन अधिक वाली, ज्यादा वाली, और दूसरी ले लेते हैं कम वाली। इनके बीच में कंडीशन हो सकती है और भी, है ना, पर अपन केवल 2 ही लेने समझने के लिए। अब आप ये सोचो कि किसी स्थान पर वर्षा अगर ज्यादा है, बारिश अगर ज्यादा है, वो कैसा होगा, आर्द्र या शुष्क? बिल्कुल ठीक, आर्द्र होगा सब। और किसी स्थान पर अगर वर्षा कम है तो क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा सब। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये बताओ वापस से कि किसी स्थान पर अगर मान लो तापमान ज्यादा है तो कैसा होगा, उष्ण। कैसा होगा, तापमान को अपन जो बात करते हैं वो करते हैं आपका उष्ण और शीत से, वर्षा को हम कहते हैं आपका आर्द्र और शुष्क से बताते हैं। ठीक है, तो तापमान अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, उष्ण, गर्म हो जाएगा। ठीक है साथियों, और अगर तापमान अगर आपका कम है तो वो शीत, शीत हो जाएगा। शीतोष्ण जो है वो इनके बीच की स्थिति है। शीतोष्ण क्या है, इनके बीच की स्थिति है। पर मैंने आपको समझाने के लिए क्या बोला, केवल 2 ले रहा हूं, अधिक और कम वाला। अब आप दिमाग लगाओ कि मान लो कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पे वर्षा और तापमान दोनों ज्यादा है, वर्षा भी ज्यादा और तापमान भी ज्यादा है, तो वहां की क्लाइमेट कैसी होगी? अब क्या बोल रहे हो आप, आर्द्र उष्ण। आर्द्र, वर्षा ज्यादा है और तापमान ज्यादा, क्या बोल रहे हो, आर्द्र उष्ण, लेकिन जम नहीं रहा है, उल्टा करो, उष्ण जम रहा है सेंटेंस, तापमान को रखना है आगे की तरफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला बिंदु ये बता रहा है कि अगर दोनों ज्यादा है तो वहां की क्लाइमेट हो जाएगी उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु हो जाएगी अगर तापमान और वर्षा दोनों ही आपकी ज्यादा है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, अगला बिंदु लो कि साहब वर्षा कम है और तापमान ज्यादा है, वर्षा कम है और तापमान ज्यादा, बताओ क्या होगा, उष्ण शुष्क। साथ में बोलने का प्रयास करो साथियों,
उष्ण शुष्क, उष्ण शुष्क जलवायु हो जाएगी साथियों। अब वापस आ जाओ यहां पे। अब हमें कह रहे हैं कि साहब वर्षा आपकी ज्यादा लेकिन तापमान आपका कम। वर्षा ज्यादा तापमान कम, बोलो क्या होगा? शीत आर्द्र, शीत आर्द्र, शीत आर्द्र जलवायु। अब लास्ट यहां आ जाओ, दोनों कम है साहब, वर्षा भी कम तापमान भी कम, क्या हो जाएगा? शीत शुष्क। क्या हो जाएगा? आवाज बड़ी धीरे धीरे आ रही है, क्या बात है? अरे बस बस बस, क्रांतिकारियों चलो, आवाज को बुलंद करना और चीखना दोनों अलग अलग बातें हैं, समझ आ रही बात? आवाज को, अब मैं बोल रहा हूं बताओ राजस्थानी जलवायु कैसी है, तो ये तो एक आवाज, और मैं अगर इसको चिल्ला के बोलूंगा तो वो फिर वो आपके जो है कानों में चुभेगी, जैसा भी आपने किया था वैसे कानों मेरे चुभी। अब मुझे बताओ, वापस रिपीट कर रहा हूं, एक साथ बोलना फटाफट से। दोनों ज्यादा उष्ण आर्द्र, वर्षा ज्यादा तापमान कम, वर्षा कम तापमान ज्यादा, दोनों कम। ठीक है साहब, अब आ जाओ वापस से, यहां मुझे जवाब देना। अगर आपसे पूछा जाए कि उष्ण आर्द्र जलवायु राजस्थान में कहीं मिलती है क्या? क्या राजस्थान में कोई ऐसा इलाका है जहां तापमान भी ज्यादा है, जहां वर्षा भी ज्यादा है? झालावाड़, हाड़ौती, बस केवल यही है। एक छोटा दिमाग लगा लो आप, फिर इसका आंसर देना। अपन एक बात पढ़कर आए थे, कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान में कहां जा रही है? दक्षिण से। और जो कर्क रेखा का इलाका होता है वो होता है उष्ण कटिबंध। कौन सा होता है? तो जितना इलाका उसके आसपास आएगा वो पूरा का पूरा किसमें आएगा? उष्ण में आएगा। अगर आप देखें तो आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर वाला क्षेत्र एंड दक्षिण राजस्थान, प्लस जो हाड़ौती आप लोग कह रहे हो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ये दोनों बेल्ट कहां आते हैं? ये आते हैं आपके उष्ण में। और साथ ही में यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप राजस्थान की बारिश की बात करते हो तो इसी बेल्ट में हो रही है, तो यहाँ पे वर्षा भी ज्यादा है और तापमान भी ज्यादा है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्ण आर्द्र, यानी दक्षिण, दक्षिण व दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण व दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर आपको क्लाइमेट कैसी मिलेगी? उष्ण आर्द्र। अब बात आती है उष्ण शुष्क, ऐसा कोई इलाका जहां पे वर्षा कम है आपकी और तापमान ज्यादा है? पश्चिमी राजस्थान। अगर आप देखो अरावली के पश्चिम का इलाका, तो पूरे वर्ष की अगर हम बात करें तो 50 सेंटीमीटर से भी कम बरसात हमको वहां मिल रही है, और तापमान आपका वर्ष भर यहाँ पे ज्यादा आपको मिलता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पश्चिमी राजस्थान जो आपका है, यह क्षेत्र आपका अधिक तापमान और कम वर्षा वाला है। नेक्स्ट अपन आते हैं शीत आर्द्र। क्या कोई इलाका ऐसा है जब तापमान कम रहता है और बरसात ज्यादा होती है? तो केवल एक इलाका है हमारे पास, वो है माउंट आबू। कौन सा इलाका? माउंट आबू। माउंट आबू के अलावा कोई क्षेत्र आपका नहीं है जो आपका इस तरह की क्लाइमेट को दिखाए। ध्यान ही रखना एक बात, एग्जाम में मान लो ये पूछ लिया शीत आर्द्र जलवायु कहां मिलती है, वहां ऑप्शन में दे दिया माउंट आबू और दे साथ में सिरोही। आपको माउंट आबू जाना है। कहां जाना है? उस बेल्ट के अलावा कहीं पर भी आपको इस तरह की क्लाइमेट नहीं मिलती है। कौन सी वाली? आपकी शीत आर्द्र। अब ये दिमाग लगाओ, क्या राजस्थान में कोई ऐसा इलाका है जहां पे तापमान भी कम और बरसात भी कम? चूरू, जैसलमेर, और कोई? हमारे पास ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां वर्ष भर तापमान कम मिलता हो। हाँ, हमारे पास वर्ष भर वर्षा कम है लेकिन वर्ष भर तापमान कम नहीं है। ऐसा क्षेत्र पूरे भारत में कहां मिलेगा? केवल आपके लद्दाख क्षेत्र में। कहां मिलेगा? लद्दाख। लद्दाख के अंदर आपका जो है तापमान आपका कम रहता है और वर्षा पूरे भारत में सबसे कम भी वही हो रही है। हमारे यहाँ सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर के अंदर 10 सेंटीमीटर, जबकि आपका जो लेह इलाका है वहां पे 5 हो रही है। तो ये ध्यान रखना कि सबसे कम बारिश आपकी कहां हो रही है? इस क्षेत्र में हो रही है। और यहाँ तापमान आपको कैसे मिलता है? वर्ष भर कम मिलता है। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपका जो क्षेत्र है वहां की क्लाइमेट शीत शुष्क है। कैसी है? कोई आपत्ति किसी की? सिंपल एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं मिलती? एक और क्वेश्चन कि जलवायु का मिलान कीजिए। तो
तो ये तो मैंने जमा के दिया आपको, है ना, ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको, और आपको उसको अरेंज करना हो सकता है, मिलान करना हो सकता है। समझ में आ रही बात? एक और बात, इसको देखकर क्या लग रहा है, तो इसको देखकर हमारे दिमाग में एक बात ये क्लियर हो रही है कि राजस्थान के अंदर जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता है। क्या है? क्षेत्रीय भिन्नता है। हर क्षेत्र की अपनी एक क्लाइमेट है, हर क्षेत्र की क्या साथियों, अपनी एक जलवायु, अपनी एक क्लाइमेट है। ये आपको ध्यान रखना है, और आप देखो, महसूस करो, मिल जाएगा। हाँ या ना? यही होता है। अब चलते हैं, यहां से वापस आते हैं, कुछ बातें लिखने की बातें कर लेते हैं फटाफट से, फिर चलते हैं आगे। डालो आप हेडिंग में जलवायु, टॉपिक डालें आप, जलवायु, जलवायु, और पहला बिंदु लिखेंगे मौसम। क्या लिखोगे? मौसम। मौसम लिखे साथियों, पहला बिंदु। यह यह वायुमंडलीय दशाओं की, यह वायुमंडलीय दशाओं की क्षणिक अवस्था है, क्षणिक अवस्था है, क्षणिक अवस्था है, क्षणिक अवस्था है, जो परिवर्तनशील है, जो परिवर्तनशील है, जो परिवर्तनशील है। क्लियर? यह वायुमंडलीय दशाओं की क्षणिक अवस्था है जो परिवर्तनशील है। नेक्स्ट देखो साथियों, ऋतु। ऋतु, ऋतु, और लिखें इसमें, हाँ लिखे ऋतु में, इसमें एक विशेष प्रकार के, इसमें एक विशेष प्रकार की, क्या प्रकार के? विशेष प्रकार के मौसम की अधिकता मिलती है। इसमें एक विशेष प्रकार के मौसम की अधिकता मिलती है, अधिकता मिलती है। उदाहरण लिखो, सर्दी, गर्मी, वर्षा। सर्दी, गर्मी, वर्षा, क्या हो जाएंगे इस एग्जांपल आपके? सर्दी, गर्मी, वर्षा। क्लियर? अगला बिंदु है जलवायु। जलवायु, और लिखे किसी स्थान विशेष पर, जलवायु लिखेंगे साथियों, किसी स्थान विशेष पर, किसी स्थान विशेष पर 30 वर्षों की, 30 वर्षों की औसत मौसमी दशाएं, औसत मौसमीय दशाएं, औसत मौसमी दशाएं वहां की जलवायु कहलाती है। औसत मौसमी दशाएं वहां की जलवायु, जलवायु कहलाती है, जलवायु कहलाती है। ठीक है? जैसे हमारे यहाँ पे ग्रीष्म काल में बारिश होती है, इस तरह से जो इलाके यूरोपीय क्षेत्र हैं, जहां जो भूमध्य सागर के आसपास के हैं, वहां सर्दी में बारिश होती है। कब होती है? सर्दी में। तो ये सबके जो है अपने अपने क्लाइमेट आपको देखने को मिलती है। चलते अपन आगे, अगला इसको उतारें साथियों, जलवायु में। हो गया यहां तक? हाँ।
चले से आगे, इसको उतारा साथ में। चला आगे इससे। कंप्लीट है। अभी आपने यहां पे बात की वर्षा और तापमान, किसके बारे में बात की? ये सब जलवायु के तत्व हैं, घटक हैं, ठीक है। इन्हीं से क्या बन रही है आपकी? इनसे बन रही है आपकी जलवायु। तो यहाँ पे दो तत्व की हमने बात कर ली, एक हमने बात कर ली वर्षा की, एक हमने बात कर ली आपसे तापमान की। अब इसमें एक और को हम ऐड करते हैं, वो है आपका एयर प्रेशर, वायु दाब। एयर प्रेशर या आपका वायु दाब। उससे पहले कुछ चित्र देख लो आप। तो देखो साथियों, जो आपको दिख रहा है चित्र, उसमें आप देखें ये जो इलाका है बिल्कुल दिख रहा है आपको सूखा। कैसा दिख रहा है? अब इसको आप देख के तो बता दोगे कि साहब यहाँ की क्लाइमेट कैसी, बताओ कैसी है? केवल शुष्क है? उष्ण और शुष्क है साहब। जबकि यहाँ की क्लाइमेट कैसी दिख रही है आपको? आर्द्र है। अब यहाँ एक बात सुन लो कि ये थोड़ी सी आपकी जानकारी होनी चाहिए कि ये पेड़ जो दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है पत्तेदार, हाँ या ना? नीचे दिख रही है आपको घास, क्या दिख रही है? घास दिख रही है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि साहब ये उष्ण कटिबंधी भी हो सकता है और उपोष्ण भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? उष्ण भी हो सकता है या उपोष्ण भी आपका हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम इसको राजस्थान में देखें तो राजस्थान के अंदर हम बात करते हैं तो जो दक्षिण का इलाका हमारा है वो किसमें आ रहा है? उष्ण आर्द्र में आ रहा है, जहां पे सवाना वनस्पति मिलती है। क्या मिलती है? सवाना वनस्पति मिलती है। आगे जब बात करेंगे तो इसकी बात आएगी आगे कि यहाँ जो मिलती है वनस्पति कौन सी मिलती है? सवाना। अब सवाना वनस्पति जो मिल रही है उसमें एक और बात जोड़ देता हूं, सवाना के साथ मिलती है मानसूनी। क्या मिलती है? इस वनस्पति की विशेषता ये होती है कि जब बारिश आती है तो ये जो वनस्पति है जाती है हरी भरी। क्या हो जाती है? अभी आप देखो उदयपुर के चारों तरफ जो पहाड़ दिख रहे हैं, जो गिरवा का इलाका दिख रहा है, वो बिल्कुल दिख रहा है हरा भरा। कैसा दिख रहा है? इसी को आप देखोगे जब फरवरी मार्च के अंदर तो बिल्कुल दिखेगा सूखा, कुछ है ही नहीं। और अभी अगर आप देखो कैसा दिखेगा? बिल्कुल हरा भरा। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो वनस्पति है वो कौन सी है? सवाना, वो मानसूनी, जो बरसात आने पर ही खिलती है। और बाकी दिखती कैसी आपको साथियों? सूखी। समझ में आ रही बात? ये ध्यान रखना। चलते पर इससे आगे। अब आपने देखो पहली बात पढ़ी थी मौसम, तो मैंने कहा था मौसम परिवर्तनशील है साहब। आराम से दिख रहा है कि साहब सूर्य दिख रहा है यहाँ पे, है ना, प्रकाश दिख रहा है। अचानक से हवा चली, बादल आए और बारिश शुरू हो गई। क्या हुआ? ये मौसम में परिवर्तन हुआ। इसी तरह से एक आपने कहा ऋतु, तो मैंने कहा कि अलग अलग जो ऋतु होती है उनकी अलग अलग अपनी विशेषताएं मिलती है। फिर अपन चलते हैं आगे। जलवायु। जलवायु क्या बताया? ऋतुओं का चक्र है। क्या है? जैसे मान लो कि साहब ये मौसम किसका है? बरसात का। किसका दिख रहा है आपको? ये यहाँ बरसात हो रही साहब। बरसात के बाद क्या हो गया? यहाँ गर्मी आ गई, सॉरी सर्दी आ गई। सर्दी के बाद क्या आ गई? वापस आपकी गर्मी। और गर्मी के बाद क्या आ जाएगा? वापस आपकी बरसात। ये चक्र चला, ठीक है। तो ये चक्र आपका पूरे साल आपको देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं यहां से आगे।
मैंने आपको बताया था कि एक शब्द और जोड़ रहे हैं, तापमान बरसात के बाद में हम जोड़ रहे हैं वायु दाब। क्या जोड़ रहे हैं? वायु दाब क्या है? एयर प्रेशर, हवा का दबाव, हवा का प्रेशर। अब हवा का दबाव होता है क्या? क्या आप लोगों ने महसूस किया? कभी किया अपने ऊपर? नहीं किया तो करना। समझो बात को, वायु दाब और तापमान जो है उन दोनों में संबंध कैसा है? तो वायु दाब और तापमान के अंदर संबंध मिलता है उल्टा। वायु दाब और तापमान जो है उसमें संबंध कैसा मिलता है? संबंध मिलता उल्टा। पहली कंडीशन लेते हैं, तो अगर आप देखें कि जिस स्थान पर अगर मान लो तापमान अधिक है, तापमान अधिक है, तो वायु दाब क्या होगा? कम। और किसी स्थान पर तापमान कम है तो वायु दाब क्या होगा? अधिक। अब ऐसा क्यों होता है उसको अपन यहां पे समझते हैं। आप ये दिमाग लगाओ उससे पहले कि आपके यहां पर जो है साथियों, तापमान ज्यादा कब होता है? ग्रीष्म में। और तापमान कम कब होता है? शीत में। हमको क्या करना है? दो ही समझने उदाहरण केवल समझे। पहली स्थिति आप लेते हैं ग्रीष्म काल की। किसकी लेते हैं? ग्रीष्म काल की। ग्रीष्म काल के अंदर क्या होता है कि जो ग्रीष्म काल का समय होता है उसमें जो सूर्य हमारा है उस सूर्य की किरणें गिरती है कैसी? सीधी। ये हमने बचपन में पढ़ा था कि साहब सूर्य की जो किरणें हैं वो ग्रीष्म काल में आपकी सीधी गिरती है, हाँ या ना? अब सीधी किरणों के गिरने से क्या हो रहा है उसको समझना पड़ेगा। सीधी किरणें गिर रही साहब, ये सीधी किरणें आपकी यहां पे गिर रही है। सीधी किरणों के गिरने से ये होता है कि ये जो किरणें आपकी जहां गिर रही है, ये जो किरणें जहां गिर रही है साथियों, इनको केवल उसी भाग को गर्म करना होता है। जिस पॉइंट पे गिर रही है इन्हें केवल उसी भाग को गर्म करना है। समय कब का है? ग्रीष्मकाल का। हम जानते हैं कि ग्रीष्मकाल के अंदर दिन की अवधि बड़ी होती है और जब ये किरणें सीधी एक ही स्थान पे गिरेगी तो क्या होगा? उस स्थान को जल्दी गर्म कर देगी। जब जल्दी गर्म कर देगी क्या हो जाएगा साथियों? यहां पर आप देखेंगे कि तापमान जो है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ताप अधिक। ताप क्या हो जाएगा? क्योंकि जो किरणें आपकी वो कैसी है? सीधी है। अब जब तापमान अधिक हो गया तो जो सतह के निकट की जो वायु है वो क्या हो जाएगी? गर्म। क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और जो गर्म वायु है वो हल्की होने के कारण कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। तो गर्म वायु जो होती है यह हल्की होती है और हल्की होने के कारण ये कहां गई? ऊपर गई। कहां गई? वायुमंडल में चली गई। अब जब ये वायुमंडल में चली गई तो इसका जो दबाव है क्या वो धरातल पे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और जो धरातल पर नहीं पड़ेगा तो यहां वायुदाब क्या हो जाएगा? तो तापमान अधिक और वायुदाब कम, क्योंकि जो गर्म हवाएं हैं उन्होंने सतह को छोड़ दिया और वो कहां चली गई? वायुमंडल में। तो तापमान अधिक और वायुदाब आपका हो जाएगा कम। कब? कब? आपका ये जो अवधि है वो ग्रीष्म है। क्या है यह? कि ग्रीष्म काल के अंदर आपकी ये स्थिति बनती है। और इसमें सबसे बड़ा रोल कौन निभा रहा है? इसमें रोल आपका है सूर्य की किरणों का। जो सूर्य की किरणें कैसी है? सीधी है। कैसी है? सीधी किरणें जब गिरेगी तो तापमान को बढ़ाएगी। सीधी किरणें क्या करती है? तापमान को बढ़ाती है, क्योंकि जहां गिर रही है केवल उसी भाग को गर्म करना है। सेकंड जो अपनी कंडीशन उसमें आते हैं। अब हम कब आ रहे हैं? हम आ रहे हैं शीत ऋतु में। कहां आ रहे हैं? शीत ऋतु में ध्यान रखना कि जो आपका सूर्य की किरणें हैं ये किरणें हो जाती है तिरछी। कैसे हो जाती है? तिरछी किरणें हो जाती है। सूर्य तो वही है लेकिन जो किरणें हैं उनके अंदर आपको तिरछापन देखने को मिलता है। क्यों मिलता है बताओ? सूर्य की किरणों का तिरछापन शीतकाल में देखने को क्यों मिलता है? क्या रीजन है? सोचो। नहीं बताओगे? सूर्य कहां चला जाएगा? मकर रेखा पे। कहां चला जाएगा? बात को समझेंगे यहां पे। हम दो कंडीशन पढ़ेंगे आगे चल के, उत्तरायण और दक्षिणायन। ग्रीष्म काल का समय होता है तो सूर्य होता है उत्तरी गोलार्ध के अंदर कर्क रेखा के निकट। इस वजह से सूर्य की किरणें गिरती है सीधी। यही बताऊंगा मैं आपको। और जब आपका चला जाता है सूर्य मकर रेखा की तरफ तब किरण जाती है तिरछी। कैसे हो रही है समझो इस बात को यहां पे, कि जैसे मान लो कि ये हमारा ग्लोब है और जब ग्लोब पर हम देखें कि साहब ये तीन रेखाएं हमने बनाई थी, कर्क, मकर और आपका भूमध्य। अब जब हमारे
सूर्य जो है वो कहां है? जब सूर्य हमारे कर्क रेखा के निकट है, भूमध्य और कर्क के बीच में है, भूमध्य और कर्क के बीच में है, तो इस वाले भाग में उत्तरी गोलार्ध में किरणें गिरेगी सीधी। अब आप खुद देख लो, यहां सूर्य बैठा है तो कहां जाएगी किरणें? दक्षिण गोलार्ध में जाएगी तिरछी, हाँ या ना? अब जब आपकी किरणें सीधी है तो ताप को बढ़ाएगी, और जब तिरछी तो क्या हो जाएगा? ताप को घटाएगी। इसी का आप ले लो उल्टा, जब आपके यहां पे शीतकाल होता है तो शीतकाल में क्या हो रहा है? शीतकाल में हम जानते हैं कि सूर्य आपका है वो चमकेगा सीधा कहां पे? कहां चमकेगा? मकर पे। कहां चमकेगा? मकर पे चमकेगा। तब वो मकर पे चमक रहा होगा तब क्या होगा? तब मकर पे जो आपकी किरणें वो जाएगी सीधी, और हमारे यहां आएगी तिरछी। कैसी आएगी? तिरछी। ये कब होगा? यह होगा शीत में। कब होगा? शीत में। और ये कब हो रहा है? ग्रीष्म में। कोई आपत्ति किसी की? एक और बात यही समझ लो, एक बात को, जो सूर्य आपका है उसकी जो गति है वो कर्क और मकर के बीच में हो रही है। कहां हो रही है? न तो इससे ऊपर जाएगा न इससे नीचे जाएगा, दोनों के बीच में रहेगा साल भर। और उसी से क्या हो रहा है? उसकी वजह से हमारे यहाँ जो है ऋतुओं में परिवर्तन होता है। मैं अगर आपको ये बात कहूं कि हमारे यहाँ पे ऋतुएं केवल दो ही है, तो आप इसको मानोगे? आप नहीं मानोगे, क्योंकि आप लोगों ने आज तक पढ़ा है सब सर्दी गर्मी बरसात, हाँ या ना? पर वास्तविकता में हमारे पास ऋतुएं दो ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बरसात जो हो रही है वो ग्रीष्म काल में हो रही है। कब हो रही है? ग्रीष्म काल में। आप दिमाग लगाओ कि बरसात हमारे कब से कब तक हो रही है? तो हम लिखते हैं मध्य जून से मध्य सितंबर। तो जैसे सितंबर आपका जो है मध्य वाला भाग आता है, तो क्या आप लोग स्वेटर पहन लेते हैं? नहीं पहनते ना। उल्टा हमें तीव्र गर्मी लगती है, हाँ या ना? उमस के साथ लगती है गर्मी। इसका मतलब ये जो आपका टाइम पीरियड है वो ग्रीष्म काल ही चल रहा है। क्या चल रहा है? तो मूल रूप से दो ही आपके पास ऋतुएं हैं, एक आपके पास गर्मी है और एक आपके पास में सर्दी है। अभी तो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे भी, आगे बातें और आएगी। अब यहां आ जाओ, यहां क्या हो रहा है कि यहां जो किरणें आपकी है, यहां किरणें आपकी तिरछी है। कैसी किरणें है? तिरछी किरणें। अब सीधी किरणें और तिरछी किरणों में क्या डिफरेंस आ रहा है समझो। सीधी किरणें जो है ये आपका केवल उसी भाग को गर्म कर रही है जहां पे गिर रही है, ठीक है? लेकिन जो तिरछी किरणें हैं, जिस भाग के ऊपर से होके आ रही है उसे भी गर्म करना है। उसे भी क्या करना है? गर्म करना है। इसकी तुलना में इसे बड़ा भूभाग गर्म करना पड़ता है। इस वजह से क्या लगता है? समय। क्या लगता है? और हम ये जानते हैं कि जो शीतकाल होता है उसमें दिन की अवधि छोटी होती है, इस वजह से ये इस भाग को गर्म नहीं कर पाती और तापमान हमें कम मिलता है। तो जो तिरछी किरणें हैं उससे ताप क्या रहेगा? ताप रहेगा कम। ताप क्या रहेगा? कम रहेगा। और जब ताप कम रहेगा तो सतह के जो निकट की वायु है वो क्या हो जाएगी? ठंडी। और ठंडी वायु होती है भारी। कहां बैठेगी? धरातल के ऊपर। अब जब यहां बैठेगी धरातल पे तो क्या होगा? यहाँ पे आपका वायुदाब आपका बढ़ेगा, अधिक हो जाएगा। कोई आपत्ति किसी की? तो वायुदाब कब बढ़ेगा कब घटेगा ये डिपेंड करता है आपका सूर्य की किरणों पे, सर्दी और गर्मी की स्थिति में। ठंडी वायु कैसी होती है? भारी। कैसी होती है? भारी। कोई आपत्ति किसी की? चले लिखे साथियों अगला बिंदु, तापमान व वायुदाब में संबंध। 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 और लिखें, इन दोनों में विपरीत संबंध मिलता है। 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 और इसे बनाओ, इसे ऐसा उतार लो फटाफट से। इन दोनों में विपरीत संबंध मिलता है। तो ताप अधिक है तो दाब क्या हो जाएगा? कम। और ताप कम है दाब अधिक।
कंप्लीट है। चले सर आगे, चलिए अब ये उतारो साथियों, जो किरणें आपकी है उनका प्रभाव क्या रहता है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। कंप्लीट है सभी का, ठीक है उतार है। अभी तो हाँ हो गया, अरे कुछ लोग कह रहे हैं हम तो आ ही जाएंगे, हम कर लेंगे, है ना, एक बार हम आ जाएं और फिर हम सब कर लेंगे, पर वास्तविकता से ये परे चीजें हैं। चले अपन इससे आगे, किसका बाकी अभी भी हो गया ना।
नेक्स्ट जो बात हम करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि जो ठंडी हवा है वो भारी जगह बैठेगी नीचे। अपन ने हवा और पवन यानी वायु और पवन का डिफरेंस समझ लिया था पहले ही। ये जो आपकी वायु है वो गति करती है ऊर्ध्वाधर, या तो ऊपर जा रही है या, जबकि जो पवन है वो आपकी गति करती है क्षैतिज। तो यहां भी आप देख रहे हो कि जब अगर वायु अगर आपकी ठंडी है तो भारी होने के कारण कहां बैठ रही है, नीचे, और अगर गर्म है तो हल्की होने के कारण कहां जा रही है, ऊपर। ये जो गति हो गया है आपकी, ये गति है आपकी ऊर्ध्वाधर। अब यहां आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करते हैं पवन संचरण। क्या बात कर रहे हैं? पवन हमेशा चलेगी क्षैतिज, या तो इधर या इधर। अब ये डिपेंड करता है कि ये किधर जाएगी, ये डिपेंड करता है आपके वायु दाब पे। किस पे करता है? और हम ये पढ़ते हुए हमेशा कि पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। कहां से कहां चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो जो यहां देखिए आप, यहां आपका जो है यह क्षेत्र बन रहा है उच्च दाब का। किसका बन रहा है क्षेत्र? आपका उच्च दाब का क्षेत्र बन रहा है। तो पवनें जो आपकी है वो उच्च दाब के क्षेत्र से आपका जा रही है निम्न दाब के क्षेत्र में, लो प्रेशर में। कहां जा रही है? एक और बात यहां कर लेते हैं साथ ही साथ में कि उच्च दाब कहां मिलेगा? जहां तापमान कम होगा, यानी ये ठंडा क्षेत्र होगा, है ना। और ये कहां जाएगी? जहां तापमान आपका अधिक होगा, यानी गर्म क्षेत्र की ओर जाएगी। ठंडे से कहां जाएगी? गर्म क्षेत्र की ओर जाएगी। इसी कारण से हमारे यहाँ ग्रीष्म काल में मानसून आता है। हिंद महासागर से पवनें कहां आती है? सतह की ओर आती है, क्योंकि सतह जो आपकी है वो ग्रीष्म काल में ज्यादा गर्म होती है, और जो आपका हिंद महासागर है वो ठंडा होता है। इस वजह से पवनें जो आपकी वो कहां से कहां चल रही है? सागर से हमारे स्थल की ओर चलती है, जिसे हम नाम देते हैं मानसून। तो लिखिए साथियों अगला बिंदु पवन संचरण, और लिखिए पवने, लिखिए पवन संचरण, लिखिए साथियों पवन संचरण, और लिखिए पवने उच्च दाब से, पवने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। पवने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। पवने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। और कर देना ब्रैकेट में, ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर। ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर। ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर। ठंडे से कहां जा रही साथियों? गर्म की ओर, है ना। कंप्लीट यहां तक, आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें जो हमने कर ली। अब हम चलते हैं कि जो राजस्थान की क्लाइमेट है उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इन कारकों में, तो इन कारकों में सबसे पहला जो नाम आपका आता है दोस्तों, वो आता है अरावली का। किसका आता है? अब अरावली कैसे प्रभावित कर रही है उसको समझे यहाँ पे, कि जो अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर आपकी है उसकी जो स्थिति बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। यहां पे दिख रहा है कलर? ठीक। अब देखो यहां पे कि यहां पे हमारे पास में दोनों ही सागर हैं जिनसे मानसून आता है। ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो नीले रंग का, ये हिंद महासागर है। कौन सा भाग है? हिंद महासागर के ही दो टुकड़े हैं, एक है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और एक आपका भाग है अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो सबसे निकट कौन दिख रहा है आपको? सबसे निकट दिख रहा है अरब सागर। जब इतना निकट है तो ज्यादा बारिश भी किससे होनी चाहिए? इससे होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही। कारण क्या है कि जब यहां से मानसून आपका चलता है तो ये जो आपका मानसून जा रहा है ये अरावली के समानांतर है। किसके समानांतर है? जो अरावली आपकी है, इस अरावली के समानांतर आपकी इसकी स्थिति है, जिस कारण से इसको रोकने वाला कोई नहीं है। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। इस वजह से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है। जबकि अगर आप ये देखोगे कि जो आपका क्षेत्र बंगाल की खाड़ी वो हमसे दूर तो है, लेकिन जब यहां से पवनें आती है, मानसूनी हवाएं आ रही है, तो ये आपकी जो अरावली है ये इसको रोक लेती है, और जब रोक लेती है क्या होगा? इससे वर्षा आपकी अधिक होती है। तो यहां ये ध्यान रखना कि राजस्थान के अंदर जो आपका पश्चिम भाग में कम वर्षा हो रही है उसका कारण क्या है? अरावली। और जो पूर्वी भाग है वहां वर्षा अधिक हो रही है, उसका भी कारण क्या है? अरावली। अब क्या हो रहा है कि इसमें एक और बात ध्यान रखना कि अरावली के कारण क्या हो रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है ये पश्चिमी राजस्थान में नहीं जा पाता।
क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो अरावली इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, ऐसी स्थिति में ये स्थिति बनेगी कि जैसे मान लो कि ये अरावली है और यहां पे आपका मानसून आ रहा है, कौन सा वाला, बंगाल की खाड़ी वाला, जिससे इस भाग में तो आपके अच्छी वर्षा हो रही है, लेकिन इस भाग में वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है। तो ये ध्यान रखना कि जिस भाग में वर्षा नहीं हो रही है उसे हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि मतलब वर्षा, क्या, वर्षा। अब छाया कैसे, तो आप ये देखो साथियों कि धूप आते दम का क्या करते हैं, हम जाते हैं छाया में बैठ जाते हैं पेड़ के नीचे। अब पेड़ के ऊपर तो धूप आ रही ना, लेकिन आपको धूप क्यों लग रही है, क्योंकि उस पेड़ ने क्या कर दी, छाया कर दी आपके ऊपर, हाँ या ना, उसने उस धूप को रोक लिया। सेम क्या हो रहा है कि यहां से मानसून तो आ रहा है, लेकिन इसको कौन रोक रहा है, ये अरावली रोक रहा है, और इसकी वजह से छाया कहां पड़ रही है, कहां पड़ रही है, आपके पश्चिमी भाग में पड़ रही है। इस वजह से हम इसे कह रहे हैं सर ये जो इलाका है वो क्या है आपका, यह आपका वृक्ष छाया प्रदेश है। तो आपसे इतना ही पूछ सकता है कि राजस्थान का वह भाग या वह क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी के मानसून के लिए वृष्टि छाया प्रदेश का काम करता है, क्या बताओगे, पश्चिमी राजस्थान। ये मानसून कौन सा है, बंगाल की खाड़ी का, कौन सा मानसून है, बंगाल की खाड़ी का मानसून है। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो पहला लिखो बिंदु साथियों, लिखो, इसमें डालो आप हेडिंग में, अरे कौन है ये, कौन है, कौन देवता है, इन देवताओं को निकालो, जाने दो। हाँ बिल्कुल मुझे ध्यान है, और संकेत पीछे की तरफ कर रहे हो कि पीछे से आ रही आवाज। मतलब मेरी बात समझो, एक बात निकली है, एक सेकंड में बोल दूं इस चीज को, आई बात तो विद्यालय के तो जब पढ़ाते हैं, मतलब जो आप तो फिर भी काफी मतलब कॉलेज कर चुके हो, तो वो भी ऐसा नहीं करते हैं, नहीं करते, मेरी क्लास में नहीं करते, वो तो हाँ सर आप पढ़ाओ, कूट देते हैं ये। मैं ये हाँ ये बात बता दूं आपको कि कक्षा 12 के जो बच्चे होते हैं उनको कुछ भी नहीं कहता, मतलब मारता पीटता नहीं, खाली वो व्यवहारिक दृष्टिकोण से वो केवल मुंह से ही बात करते हैं, हो जाता है। फिर वो कहते हैं सर हमको मारते क्यों नहीं, बाकी तो सबको मतलब बहुत फटे होती है। मैं बोलते तुम 12वीं के बच्चे हो, तुम्हारे जीवन का ये अंतिम वर्ष है विद्यालय लाइफ का, तुम इसको एंजॉय करो और तुम इसको ढंग से तुम इसको जो है पढ़ो यहाँ पे। अब तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम इसको क्या करना चाहते हो, अच्छा बनाना चाहते हो यादगार, या आप उसको खराब बनाना चाहते हो। सेम आपके ऊपर भी अपना हो रहा है अप्लाई, कि हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम इस जो है जीवन काल को, जो हमारा 4 महीने 5 महीने जो भी आपका टाइम पीरियड रहेगा, उसको हम क्या करना चाहते हैं, यादगार बनाना चाहते हैं, है ना, कि हमने इस 4-5 महीने जो मेहनत की, वो मेहनत हमारे आगे हमारे भविष्य का जो है क्या कर रही है, निर्धारण कर रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस 4-5 महीने का जो भी टाइम पीरियड आपका, उसको जम के और अच्छे से पढ़ो, और जितना हो सके उतना ज्यादा इसमें एफर्ट लगाओ, आगे की जो लाइफ आपकी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। तो ये 5 महीने अगर आप इसको ना देखो तो भी काम हो जाएगा। और मैंने आपके लिए पूछा, तो मैंने पता किया कि मैंने इतना कितना टाइम लग जाता है इन लोगों को, आप कितने दिन बोला, तो बोले 4 घंटे पढ़ रहे हैं, उसमें भी नहीं बैठ पा रहे। आ जाओ आप लोगों को जीतना असंभव है। आगे लिखो, आप डालो हेडिंग में, डालो साथियों हेडिंग में, राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। और लिखो पहला बिंदु, अरावली पर्वतमाला की स्थिति, अरावली पर्वतमाला की स्थिति। और एक बार चित्र बना लो, क्या हो गया, एक बार चित्र बना लो साथियों। तो शिफ्ट कहां चला गया, आ गया, आ गया। ये जो पश्चिमी राजस्थान है उसको हम कह रहे हैं वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान।
कंप्लीट सभी का यहां तक? चलो इसके बाद आगे जो है कल इस बिंदु से वापस स्टार्ट करेंगे। क्या हो गया? इस समय हो चुका है वास्तव में, तो आप कोई दिक्कत नहीं कि जबरदस्ती रोक के रखना। चलो ओके। क्या क्या? अरे यार कल आते ही बताऊंगा। आपको लगता है क्या?